वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसके पहले हमने पढ़ चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और उसका धार्मिक जीवन। अब बच गया है राजनीतिक जीवन। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का कला और संस्कृति। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो लेक्चर है ये प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो नहीं भी कर रहा है उसको वो समझ में आएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, हम आदि मानव से मानव कैसे बने, मानव से हम मनुष्य कैसे बने, मनुष्य से हम नागरिक कैसे बने। ठीक है, हम खाना बदोश जीवन से हम किस प्रकार से कबीलाई जीवन में कन्वर्ट हुए, कबीलाई जीवन से हम किस प्रकार से जनपद में कन्वर्ट हुए, जनपद से हम किस प्रकार से महाजनपद में कन्वर्ट हुए, हम किस प्रकार से महाजनपद से हम एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये अगर आपको ये विकास की प्रक्रिया समझना है तो ये जो सीरीज है ये वॉच करना। ठीक है, ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये क्वेश्चन उठता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की तो ये है भारत देश। ठीक है, यहाँ से यहाँ चाहिए यूपी, ये दायाबाद, ये सुतकांगगढ़ और ये मांडा। ठीक है, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का और लगभग लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और ये सभ्यता चली है कितने साल, वो चली है 600 साल तक चली है। हुआ क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सभ्यता है ये एक केंद्रीय शासन वर्ग की ओर संकेत करती है, क्योंकि कोई भी सत्ता 600 साल तक चलेगी उसका मतलब ये है कि कोई भी वहां पे एक केंद्रीय शासन रहा होगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई शासक वर्ग अवश्य रहा होगा। किंतु हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन का स्वरूप क्या था, इसके लिए जो विद्वान हुए हैं, जो हिस्ट्रिशियन हुए हैं, जो इतिहासकार हुए हैं, उनके बीच में इस विषय को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। विवाद की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वानों को मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर अलग अलग, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर अलग अलग नगरों में अलग अलग राजनीतिक संगठन रहा होगा। किंतु हमें हड़प्पा सभ्यता में जो विभिन्न नगरें मिले हैं, किंतु हमें जो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न नगरों की जो बनावट मिली है, वहाँ की जो इमारत है, वहाँ की सड़कें, मुहरे और मृद भांडों या लिपियों में प्रायः एक रूपता दिखी है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सभ्यता पूरी हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे जितने नगर थे जैसे कि लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, ठीक है, ये जितने भी नगर थे इनके नगरों में जो मकानों की बनावट थी वो उसमें एक रूपता है। ठीक है, सड़कें जो थी वो उसमें एक रूपता है, जो वहाँ की मोहरें थी उसमें एक रूपता है, जो वहाँ के मृदभांड थे उसमें एक रूपता है। तो ये जो एक रूपता दिखाई देती है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न नगरों में अलग अलग शासक वर्ग नहीं रहा होगा, बल्कि कोई एक ही केंद्रीय शासन वर्ग रहा होगा, बल्कि कोई एक ही केंद्रीय शासक वर्ग रहा होगा। यानी कि ये एक केंद्रीय सत्ता की ओर संकेत करने के एक ये प्रमाण है। वह क्लियर? लेकिन कुछ विद्वानों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया या मिस्र के समान जो है पुरोहित वर्ग, जो पुरोहित वर्ग है इसका शासन रहा होगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है किसके द्वारा? एक इतिहासकार हुए हैं, वो हैं एल बासम। एल बासम का मानना है कि जो मोहनजोदड़ो से हमें जो सभागार मिला है
और जो बलूचिस्तान है वहां से में जो टीले मिले हैं, ये संकेत करते हैं कि यहाँ पर कोई पुरोहित का आवास रहा होगा। और जो टीले हैं वो एक मंदिर के रूप में इसे बताया जा रहा है कि ये मंदिर रहे होंगे। ठीक है। किंतु क्या हुआ है कि इसमें अभी भी वर्तमान में जो इसके उत्खनन चल रहे हैं, इसके अनुसंधान चल रहे हैं, जो आधुनिक अनुसंधान है उसमें ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि इसके पहले मैं जो पढ़ाया था आपको, मैंने क्या धार्मिक जीवन में बताया था कि यहाँ पर कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ का धार्मिक जो जो है एक लौकिक जीवन था। लौकिक सभ्यता कहने का मतलब ये था कि यहाँ का जो जीवन है वो प्राकृतिक जीवन है। यहाँ पे कोई भी मंदिर पूजा पाठ के हमें वो साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जो पारलौकिक सभ्यता में दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर जो पूजा की जाती थी वो की जाती थी पेड़ों की, नदी के जल की, सूर्य की, यानी कि जो भी हमें प्रकृति से जो मिल रहा है उसकी पूजा की जाती थी। यहाँ पे किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अतः वर्तमान में इस मत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। किस मत को? कि जो मेसोपोटामिया या मिस्र के समान यहाँ पर कभी कोई पुरोहित शासन रहा होगा। हुआ क्लियर? एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है हंटर। ठीक है। हंटर के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता में जनतांत्रिक पद्धति रही होगी। वहीं मैक के अनुसार एक इतिहासकार हुए हैं, वो है मैक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जन प्रतिनिधि का शासन रहा होगा। किंतु इन मतों में समर्थन में भी कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते। एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है RS शर्मा। ठीक है। शर्मा के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी। जो हड़प्पा सभ्यता है अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी, चूंकि यहाँ के नगरीकरण का प्रमुख आधार था उन्नत वाणिज्य एवं व्यापार। अतः हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ग के हाथ में रहा होगा। जो RS शर्मा है उनका मानना है कि यहाँ की जो नगरीय सभ्यता थी उसके लिए हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। और जो नगरीय सभ्यता थी वो क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एक उन्नत वाणिज्य और व्यापार था। तो संभवतः ऐसा माना गया है कि यहाँ पे एक वाणिज्य वर्ग के हाथों में शासन रहा होगा। ये सभी मत थे। कुछ विद्वानों को मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता रही होगी, क्योंकि इतने नगर मिले हैं वहां पे समान सड़कें, समान मकान, ठीक है, समान कल्चर और समान मृदभांड लिपि मिली है। उसमें एकरूपता होने के कारण यहाँ की सभ्यता में एक केंद्रीय सत्ता रही होगी, ये बोल रहा है। ठीक है। दूसरा जो विद्वानों का मत है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जो शासन वर्ग ना होते हुए एक पुरोहित वर्ग रहा होगा, क्योंकि वहां पे अन्नागार, क्योंकि क्योंकि वहां पे जो सभागार मिले हैं, ठीक है, और जो टीले मिले हैं उसको मंदिर बताया गया। परंतु ये वर्तमान में इसका कोई महत्व नहीं है कि आधुनिक खोजों में यहाँ पर कोई भी मंदिर है प्राप्त नहीं हुआ। एक इतिहासकारों का मत ये भी है कि यहाँ पे एक वाणिज्य वर्ग के हाथों में शासन रहा होगा। ठीक है। इन सभी मतों के अनुसार, यानी कि उपर्युक्त सभी मतों में से यद्यपि डॉक्टर RS शर्मा का सर्वाधिक तार्किक मत प्रतीत होता है। कौन सा मत था इनका? इनका मत था कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता इसलिए उन्नत थी क्योंकि यहाँ का वाणिज्य व्यापार उन्नत था। वाणिज्य व्यापार उन्नत था यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो शासन वर्ग है ये किसी एक वाणिज्य व्यापारी के हाथ में रहा होगा। संकेत ये भी हैं इसे मानने के, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शासक के लिए कोई बड़ा महल, राजा का परिसर ये नहीं मिला है। तो संभवतः बात यह है कि ये एक व्यापारिक नगरी थी। और सबसे बड़ी बात है इस मत को मानने की, क्योंकि यहाँ से, इस नगरी सभ्यता से किसी भी राजा के घर का या महल का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। अगर शासन वर्ग रहा होगा, अगर केंद्रीय शासक वर्ग रहा होगा, तो सिंपल सी बात है उसका कोई राजा का महल मिलता हमें, परंतु वो हमें मिला नहीं है। इसलिए जो RS शर्मा का मानना है कि यहाँ पे एक वाणिज्य वर्ग जो है
उसका शासन रहा होगा, ये ज़्यादा तार्किक लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु अभी और भी पुरातात्विक खोजों की या अनुसंधानों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने समझा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी राजनीति कैसी थी। तो राजनीति में सर्वाधिक 5-6 मान्यता है, ठीक है? उसमें सर्वाधिक जो मान्यता है वो ये है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यहाँ का उन्नत वाणिज्य व्यापार था। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वाणिज्य व्यापार जो था वो एक शासक वर्ग भी रहा होगा वाणिज्य व्यापार वाला। और ये किसने कहा है? ये आर एस शर्मा ने कहा है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे सभी मकान हमें सेम दिखे हैं। मकान सेम है तो सिंपल सी बात है, कोई राजा का शासन तो यहाँ पर नहीं रहा होगा। अगर राजा का शासन रहता, उसका महल होता, उसके प्रमाण हमें यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होते। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। अब बात कर लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कला और संस्कृति। तो ध्यान रखना, हड़प्पा कालीन लोगों ने मूर्ति कला, स्थापत्य कला और मृदभांड कला और चित्रकला के क्षेत्र में समुचित विकास कर लिया था। खुदाई के दौरान जो है मानव और पशु के चित्रों की हमें क्या मिली है? मुहरें मिली है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? स्थापत्य कला की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य जो नगर हैं वहां से हमें एक सुनियोजित भवन एवं नगर निर्माण और उनकी उन्नत स्थापत्य कला के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के जो नगर थे, वहाँ के जो मकान हैं, जो घर हैं, वो एक समान घर हैं। पहली बात तो ये हो गई। कुछ कुछ नगर में डबल स्टोरी के हमें घर मिलते हैं, ठीक है? और जो टीले पे इन्हें बनाए थे अपना नगर, वहाँ पे कुएं मिले हैं। इसके बाद जो सड़क है, वो सड़कें जो है 90 एंगल पे काटती थी, ठीक है? और जो सड़क है उसकी ओर दरवाजे नहीं खुलते थे, ताकि जो धूल है, क्योंकि सड़क कौन सी थी? सड़क थी मट्टी की, यहाँ की धूल जो है घरों के अंदर ना आए इसलिए। तो हमें दिखाई देता है कि जो यहाँ की स्थापत्य कला है एक उन्नत स्थापत्य कला रही होगी, और इसके जो प्रमाण है ये मिलते हैं यहाँ के नगरों से। हुआ क्लियर? और यहाँ के जो मकान बने हैं या जो भवन बने हैं, उसके निर्माण के लिए पक्की ईंटें, चूना, प्लास्टर आदि का प्रयोग यहाँ के लोग जानते थे। और हमें यहाँ पे एक और चीज मिलती है, यहाँ पे जो निजी घर तो थे ही थे, परंतु यहाँ पे हमें सार्वजनिक जो भवन है वो भी हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वृहद स्नानागार और अन्नागार आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो नगर थे, नगरों में जो घर थे, घर का जो वेस्टेज पानी था उसको निकालने के लिए नाली बनाई गई थी, और नाली में चेंबर रखे गए थे सफाई की दृष्टि से, और नाली को बनाया गया था बिटुमिनस से, यानी कि डामर से बनाया गया था, ताकि जो पानी है वो बीच में जमा ना रहे, और पानी जो है वो आसानी से ढलान दिया गया था नाली में, ताकि वो नगर के बाहर जो एक बड़ी नाली थी उसमें जाके मिल जाए और पानी बाहर निकल जाए, नदियों की ओर चले जाए। और नालियों के बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर एक चेंबर दिए गए थे, वो दिए गए थे सफाई के लिए, यानी वो इतने एडवांस थे उस समय के। तो ये यहाँ की क्या थी? यहाँ की ये स्थापत्य कला थी। अगर हम बात करें यहाँ की मूर्ति कला की, तो खुदाई के दौरान जो है मिट्टी, पत्थर, धातु की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो न केवल अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जानने का भी एक प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा से प्राप्त साल ओढ़े हुए एक पुरोहित की प्रस्तुत मूर्ति, ललाट छोटा और पीछे की ओर ढलवा है, आंखें लंबी, कान चौड़े और अध खुली है। संभवतः यह किसी योगी की मूर्ति रही होगी, जिसकी दृष्टि नाक पर टिकी हुई है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति धातु कला का एक अनुपम उदाहरण है। यह अर्धनग्न मूर्ति है, जिसके गले में हार एवं बाएं हाथ में चूड़ियां हैं। मूर्ति का बायां हाथ कूल्हे पर रखा है तथा दूसरा पैर नाचने की मुद्रा में दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त लाल रंग की पकाई हुई मिट्टी की असंख्य मूर्ति मिली है। ये मूर्तियां स्त्री पुरुष के अतिरिक्त पशु पक्षियों के हैं। इसमें जो इस हड़प्पा सभ्यता में जो मातृ देवी के बाद कोबरा वाला बैल विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? वो बात कर लेते हैं हम किसकी? मुहरे की।
जो मुहरें हैं हड़प्पा सभ्यता की कला में मुहरों का विशिष्ट स्थान है। यहाँ से 2000 से भी अधिक मोहरें मिली है, जिनमें अधिकांश सेल खड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी है? वो बनी है सेल खड़ी की। एक क्वेश्चन पूछता है कि अधिकांश मोहरें किसकी बनी है, तो वो बनी है सेल खड़ी की। कुछ मोहरें बनी हैं कांचली की, कुछ मोहरें मिट्टी की, कुछ मोहरें चट आदि की बनी हुई है। इन मोहरों पर मनुष्य, पशु, पक्षी व वृक्षों की आकृति उत्कीर्ण है। इनमें एक सींग वाला पशु, वृषभ, गेंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश आदि पशु हैं। पशुपति शिव की मुहर मोहन रोड से प्राप्त मिली है तथा लोथल से नाव का चित्र वाली मुहरें मिली हैं। क्यों मिली है? क्योंकि लोथल में क्या था? बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था, तो वहां नाव आके रुकती रही होगी, तो उस प्रकार से उसको देखा गया होगा और उसका यहाँ पर एक मुहरे का चित्रण, उसी प्रकार से उसका एक मुहरे बना दी गई होगी नाव की। ठीक है, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है लोथल से, ध्यान रखना। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक व पीपल के वृक्ष के चित्र खुदे हुए हैं। ये ध्यान रखना कि 2021 में मध्य प्रदेश प्री में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे हैं उनमें किस वृक्ष के हमें चित्रण प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा वृक्ष है? वो है पीपल। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो है यहाँ से तांबे की जो पट्टिकाएं होती है उसकी भी मोहरें हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो मोहरें हैं उसमें सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है? वो बनी है सेल खड़ी की। और यहाँ पे जो है एक वृक्ष का यूज किया गया है, किसमें? मोहरे में। कौन सा वृक्ष है? वो है पीपल का, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मृदभांड की। अगर हम मृदभांड की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता में बर्तन, देखना सबसे पहले तो जो मृदभांड होता है कि जान लीजिए। मृद यानी कि मिट्टी, भांड यानी कि बर्तन, है कि मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं मृदभांड। हड़प्पा काल में बर्तन हाथ व चाक दोनों से बनाए जाते थे। खुदाई में कुम्हारों का भी एक अवशेष मिला है। कुछ बर्तनों को लाल रंग से पोत कर उन पर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तन है इसे भट्टी में पकाया जाता था। इन बर्तनों पर विविध प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष का जो चित्रण है ये अंकन किया जाता था। लोथल से प्राप्त मृदभांड में कुत्ते को हिरण का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन किसी भी पीएससी में आ चुका है कि कुत्ते को हिरण का पीछा करते हुए जो चित्रण है ये हमें कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। और किसे मिला है? तो ये मृदभांड मिला है, जिसे पंचतंत्र में उल्लेखनीय चालाक लोमड़ी की कथा से दर्शाया सदृश्य माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न स्थलों से प्राप्त सोना, चांदी, पत्थर के मन के आभूषण मिले हैं, जो जौहरियों की कला के विकसित होने का प्रमाण है। इस प्रकार समग्र रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ की सभ्यता में जो कला और संस्कृति एक उन्नत अवस्था में थे। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो हड़प्पा सभ्यता का जो कला संस्कृति है और जो राजनीति समाप्त होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता के PYQ, यानी कि अब तक यूपीएससी को हो या स्टेट पीएससी को हो या वनडे एग्जाम को इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से, उन क्वेश्चन को इसमें लिया जाएगा। प्लीज ये जो सीरीज है इसे वॉच कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।